अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से क्लासेस को वॉच कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि हमने जोलॉजी क्लास 11th का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे थे। यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, फिर हमने सेल वॉल पढ़ा, फिर हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की 4 ऑर्गेनल पढ़ी, फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, हमने सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स सब पढ़ा। ठीक है, अब हम लास्ट हमारा है न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सबसे मेन ऑर्गेनल ही तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में तो जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे डिफरेंट फीचर्स को, कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यही तो है मेन ऑर्गेनल। देखें, न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। आप सबको पता है, 8th 9th से आप सेल पढ़ रहे हैं, सेल में न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस को, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन का कितना, वैसे तो हर ऑर्गेनल का अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी में अगर ब्रेन नहीं होगा तो ब्रेन के बगैर हमारी बॉडी क्या करेगी। ब्रेन, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? और रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल को किया था, डेड सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। ठीक है, यूजुअली आमतौर पे एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, यूजुअली 1 न्यूक्लियस पर सेल। ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज। आपको पता है, अभी आप 11th में हो, फिजियो अभी आपने नहीं पढ़ी। फिजियोलॉजी में हम देखेंगे, जब हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्या होता है ई न्यूक्लिएटेड का मतलब? न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियस 2 हुआ तो न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया नंबर। नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। और जो पैरामीशियम होते हैं उनमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। आपको पता है, हमने प्रो सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्टली सेल के साइटोप्लाज्म में लाई करता है। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वही कहा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है। न्यूक्लियस कंप्राइजेज ऑफ 4 चीजों से मिलकर न्यूक्लियस बनता है। सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको पता है, ये जो मैं सब पढ़ा रही हूँ, राइबोसोम एक क्या है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। बाकी सब जो है वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। एक सेंट्रियोम और सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम पढ़ा आपने, वो क्या है? मेम्ब्रेन लेस है। लगभग बाकी ऑलमोस्ट जो भी पढ़ी आपने, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। वैसे ही न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवल्प भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर के सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर का फ्लूइड पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। वैसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, जो भी फ्लूइड पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और सेल के जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, मैट्रिक्स है,
उसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। एक धागे की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसके अंदर, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये चार चीजें मिलती हैं तो किसे बनाती हैं, न्यूक्लियस को बनाती हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी बता चुकी हूँ कि वही कंटिन्यू होके क्या बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER को बनाती है, ठीक है। अब आपको पता है राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RER की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं ना। तो RER को कौन बना रहा है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन बना रही है। इसका मतलब राइबोसोम्स में भी प्रेजेंट ऑन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या था स्ट्रक्चर। आगे हम डायग्राम भी देखते हैं। अब देखें, ये डायग्राम है, ये न्यूक्लियस मैंने बताया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होती है ऑर्गेनल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, दो मेम्ब्रेन इसको इनक्लोज कर रही हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वाली, अंदर वाली ये वाली, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी बीच की जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस। 10 to 50 माइक्रोमीटर होती है साइज में, डायमीटर में, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये छोटे छोटे पोर प्रेजेंट हैं, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को अलो करते हैं। न्यूक्लियस से कुछ चीजें बाहर साइटोप्लाज्म में जाती हैं, साइटोप्लाज्म से कुछ चीजें कहाँ आती हैं, न्यूक्लियस में आती हैं। जब आप लोग नेक्स्ट ईयर में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इन्हीं न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, जो हमारा RNA है वो न्यूक्लियस से बाहर जाता है और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। ये न्यूक्लियर पोर बहुत सी चीज़ों को न्यूक्लियस से बाहर भेजते हैं और बहुत सी चीज़ों को न्यूक्लियस के अंदर बुलाते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को अलो करते हैं, ठीक है। आगे अभी मैं थ्योरी में बताऊंगी भी। आपको मैंने अभी बताया था कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यही कंटिन्यू होके क्या बना रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये आप देख सकते हैं, outer nuclear membrane continues and form endoplasmic reticulum, mostly rough endoplasmic reticulum। rough endoplasmic reticulum कौन सी है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, मैंने कहा पहली तो मैंने आपको बोला न्यूक्लियस चार चीजों से बनता है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी मैंने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसे सॉरी, ये जो अंदर की स्पेस है ये मैट्रिक्स है, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। क्या कहा, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा, ठीक है। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस है ये, न्यूक्लियोलस के मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होती है। इसको RNA की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियस ही राइबोसोम्स को बनाती है। मैंने बताया था ना राइबोसोम्स, यही न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम्स किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, वो राइबोसोम्स को कौन बनाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसे हम RNA फैक्ट्री भी कहते हैं। यही क्या बनाता है, राइबोसोम्स को बनाता है। उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक धागे की तरह रफली एक फैला हुआ धागा प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन किससे बना है, DNA है, RNA है, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होती हैं। ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स की प्रोटीन होती हैं जो DNA को पैकेजिंग में मदद करती हैं। ये जब आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसलेशन DNA के बारे में पढ़ेंगे वहाँ आप देखेंगे। अभी इतना याद रखना कि क्रोमैटिन किससे बना होता है, DNA, RNA, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बीच की जगह को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अंदर इन छोटे छोटे सुराखों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू एंड फॉर्म
क्या कंटिन्यू होकर क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को बनाती है। ठीक है, अब मैं थ्योरी को रीड करवा रही हूँ, आप थ्योरी को आराम से देखें। मैं पेज पलटती हूँ, सॉरी। ये देखें, थ्योरी को मैं रीड करवाती हूँ, आप थ्योरी को देखें। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बना रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को बना रही है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलर के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ये देखिए, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड बाय पेरीन्यूक्लियर स्पेस विच इज 10 to 50 नैनोमीटर इन विड्थ। ठीक है, उसके बाद नैनोमीटर है शायद, ये मैंने यहाँ पे माइक्रोमीटर लिखा है, नैनोमीटर है। एन एरे ऑफ होल्स आर पोर्स, इन होल्स की बात कर रही हूँ, न्यूक्लियर होल इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर विच allows molecules into and out of the nucleus. ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करते हैं into and out of the nucleus. अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड साइटोप्लाज्म सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के अंदर के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट कौन कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और क्रोमैटिन प्रेजेंट है. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है आरएनए की और प्रोटीन की. क्या करवाता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है आरएनए और प्रोटीन की. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोलस इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है. इट इज रिच इन प्रोटीन, ये रिच होता है प्रोटीन में, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होती है. एंड आरएनए मॉलिक्यूल, प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये राइबोसोम्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. किसके लिए, राइबोसोम. देखिए, अब न्यूक्लियोलस को हम क्या कहते हैं, मैंने अभी कहा ना कि न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेन लेस क्या होती है, ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है. इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. ये किससे बनी हुई होती है, ये प्रोटीन से बनी हुई होती है और आरएनए से, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनी हुई होती है. और इसका काम क्या होता है, ये राइबोसोम्स को बनाती है. अब न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कर रही है, तो इसीलिए हम इसको राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कहते हैं. ठीक है, अब क्रोमैटिन मटेरियल जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये एक पतला धागे की तरह स्ट्रक्चर है जो किससे बना हुआ होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन से बना हुआ होता है. इट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. आपने क्रोमोसोम सुना होगा ना, आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. यही क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस होता है, अरेंज होता है ऐसे धागे की तरह रफली. कोई भी धागा लें, उसको खोल के ऐसे डाल दें, उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, क्रोमैटिन है. जब क्रोमैटिन को हम थोड़ा पैक करेंगे, कंडेंस करेंगे, कंडेंस का क्या मतलब होता है, श्रिंक करके थोड़ी सी इसकी पैकिंग करेंगे, तो उससे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं. और ये कब होता है, ये सेल डिवीजन के दौरान होता है. सेल डिवीजन के दौरान जो क्या होता है, जब सेल डिवाइड, नॉर्मली सेल में कैसे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा. जब सेल डिवाइड करने लगेगा, तब ये क्रोमैटिन क्या करते हैं, कंडेंस होके क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल. इसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं. ऐसे आगे कल के स्ट्रक्चर में बताऊंगी मैं आपको. ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, ऐसे डबल हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, डबल हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट होता है. ये देखें, और यही डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. ये पहले ऐसे क्रोमैटिन की फॉर्म है. ये क्या है, क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है. ये क्या होता है, क्रोमैटिन होता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लूजली अरेंज, लूजली ऐसे पड़ा हुआ होता है न्यूक्लियस में. जब सेल डिवाइड करने लगता है, ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है,
पैक हो जाता है, कंडेंस होता है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये देखें, डबल हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए क्या होता है? हम में, ह्यूमन बींग्स में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। यही क्या करता है? कैरेक्टर्स को मदर से चाइल्ड में या फादर से चाइल्ड में ट्रांसफर करता है। इसीलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और हमारा जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमोसोम की 4 टाइप्स होती हैं, वो सब हमने पढ़ना है। वो एक नेक्स्ट लेक्चर में होगा, क्योंकि अभी कंटिन्यू करूंगी तो लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। क्रोमैटिन से आगे हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, और कल इंशाल्लाह न्यूक्लियस को ख़त्म करके हम इस सब यूनिट को, यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे। फिर देखते हैं कि हॉलीडेज़ के बाद हम बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे या हॉलीडेज़ में ही स्टार्ट करेंगे, वो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।